अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लंदन के फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, ये वो सवाल है जिसका सामना मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों को है। दोनों की मनी ट्रेल वाजे नहीं, मगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि लंदन फ्लैट्स की मुकम्मल मनी ट्रेल जमा करा दी है। 40 साल पुराना रिकॉर्ड भी अदालत में पेश कर दिया है, मगर कुछ सवालात अपनी जगह बरकरार हैं, क्योंकि ये मनी ट्रेल ना ही वेरीफाइड है, ना ही किसी बैंक का इस पे ऊपर स्टैंप है, ना ही इसको नोटराइज कराया गया है, और ना ही इमरान खान की मनी ट्रेल अभी तक उनके अपने दावों के मुताबिक मुकम्मल नजर आती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात की तस्दीक अभी बाकी है। इमरान खान को अदालत को मुतमईन करना होगा, मगर इससे ज्यादा अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ आइन के जिस आर्टिकल के तहत वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली की बात करती रही, अदालत से कहती रही कि वजीर आजम ने कौम से झूठ बोला, असासे छुपाए, इसलिए उन्हें आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। जो आखिरी समाअत हो रही थी पनामा केस में, उसमें भी नईम बुखारी ने यह दलाइल दी है कि वजीर आजम को इस आर्टिकल की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम की नाअहली मांगी गई, मगर आज खुद तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में 20 अप्रैल के फैसले का सहारा लेते हुए दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी को नाअहल करार नहीं दे सकती। यानी आइन के शेख 184(3) के तहत किसी को 62-63 के मुताबिक नाअहल करार नहीं दे सकती। ये बहुत अहम मामला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ बार बार आइन के इसी आर्टिकल के तहत नाअहली की दरख्वास्त करती रही। JIT रिपोर्ट की अदालती समाअत के आखिरी दिन भी नईम बुखारी ने अपने जवाब में कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने FZE कंपनी जाहिर नहीं की, ना ही इससे लिए जाने वाली तनख्वाह जाहिर की, इसलिए साबित हो गया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए। मगर आज खुद इस आइन के आर्टिकल का सहारा लिया, और आज जब अदालत में समाअत के दौरान नईम बुखारी अदालत में एतराज उठाया कि लंदन फ्लैट्स के लिए रकम नहीं थी, ये केस अदालत के सामने नहीं, अदालत के सामने तो मुकदमा नियाजी सर्विसेज छुपाने का है, मुकदमे में टैक्स छुपाने और एमनेस्टी स्कीम से गलत फायदा उठाने का इल्जाम लगाया गया। गैर मुल्की कमाई इमरान खान ने पाकिस्तान में जाहिर नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की आमदनी जाहिर करने की कोई पाबंदी नहीं थी। FBR ने कोई नोटिस भी जारी नहीं किया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान नियाजी सर्विसेज छुपा कर सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान 1981 से टैक्स फाइलर हैं, टैक्स लागू हो या नहीं, आमदनी जाहिर करना दूसरे फरीक के बकौल लाजमी है। नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने टैक्स चोरी नहीं की। इमरान खान को कहा गया कि गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, वक्त आने पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फ्लैट जाहिर किया गया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि देखना होगा कि आर्टिकल 62 कब लागू होगा। आर्टिकल 62 के हवाले से दो कानूनी और अदालती मिसालें मौजूद हैं। पहली मिसाल हुकूक लिबास से मुताल्लिक है, दूसरी अदालती मिसाल कानून की खिलाफ वर्जी पर है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स के बाद नईम बुखारी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालत के पास नाअहली का इख्तियार नहीं, जब तक कानूनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी ना हो, नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। यानी जब तक कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना की गई हो, तब तक आर्टिकल 184(3) के तहत आप किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते 62-63 का सहारा लेकर। जस्टिस एजाज अफजल ने अपने फैसले में लिखा है कि 184 के तहत ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने भी अपने फैसले में यही लिखा है। नईम बुखारी साहब ने इसी फैसले का सहारा लिया जो पनामा की जजमेंट में 20 अप्रैल को आया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम में माफ़ी होती है न सज़ा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम तो सबके लिए होती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूछा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना होती तो आपका मौक़िफ़ क्या होता, तो नईम बुखारी ने जवाब दिया कि इंतखाबी कवानीन के मुताबिक लंदन फ्लैट जाहिर करना ज़रूरी था। 2002 के इंतखाबात में लंदन फ्लैट जाहिर किया था। अहम बात यह है कि नईम बुखारी की दरख्वास्त पर अदालत ने उन्हें बैंक रिकॉर्ड पेश करने की इजाज़त दी, तो हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने एतराज़ उठा दिया कि बैंक रिकॉर्ड की मुतल्लिका बैंकों से तस्दीक करवाई जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तस्दीक के लिए बुखारी साहब को वक्त दरकार होगा। नईम बुखारी ने कहा कि बाज़ बैंकों का इल्म नहीं कि अब हैं भी या नहीं, या ख़त्म हो गए। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर बैंक ख़त्म हो गए तो ये रिकॉर्ड कहाँ से आ गया, तो नईम बुखारी ने कहा कि रिकॉर्ड साबिका अकाउंटेंट से मिला। अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, जिस हद तक हो सका दस्तावेजात की तस्दीक कराएंगे। कतरी खत कितनी शर्म का बाइस बना ये भी इल्म है। ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि अदालत के सामने शर्मसार होना पड़े।
रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए लंदन भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को मुखातिब करते हुए कहा कि शेख साहब, कोई जाली दस्तावेजात जमा कराने का रिस्क क्यों लेगा? शेख साहब, ये तो आपका केस भी नहीं है, सब रिकॉर्ड अकाउंटेंट से ही मिला होगा। चीफ जस्टिस ने समाअत के आखिर में रिमार्क्स दिए कि इन मुकदमात का जल्द फैसला करना चाहते हैं। लंदन के फ्लैट्स के अलावा बनी गाला की जमीन की खरीदारी के हवाले से भी बात हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने नईम बुखारी को कहा कि बनी गाला इराजी के मामले पर आपने कहा था कि $1 लाख ट्रेस नहीं हो रहे, तो नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि जमायमा से दस्तावेजात के बाद मनी ट्रेल मुकम्मल हो गई है। $2,70,000 जमायमा के बैंक अकाउंट से किस तरह गए, तफसील मौजूद है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि जमायमा से एक रकम $2,58,333 मौसूल हुई। आप खुद तमाम रकम की वजाहत कर दें। आपका कहना है कि $26,000 राशिद खान ने खर्च किया और फिर जमायमा ने अदायगी कर दी, क्या इसका कोई दस्तावेजी सबूत है? नईम बुखारी ने कहा कि नहीं, इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, मगर शको शुबे से बालातर साबित हो गया कि बनी गाला इरादी जमायमा की रकम से खरीदी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके पहले और अब के मौक़िफ़ में फ़र्क है। पहले कहा गया था कि रकम जमायमा ने भेजी, अब कहा गया कि $26,000 राशिद खान के साथ तय हो गए। ये बहुत अहम केस है। अदालत बगैर तस्दीक दस्तावेजात को तस्लीम करेगी या नहीं, सवाल उठ रहा है। अदालत बंद होने वाले बैंकों की दस्तावेजात के हवाले से क्या फैसला करेगी, ये भी सवाल उठ रहा है। अदालत आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बराह रास्त नाअहल करार देगी या नहीं देगी, ये भी सवाल उठ रहा है। और जब नईम बुखारी साहब ने कहा कि जब तक लाकानूनियत साबित ना हो, कानून का तोड़ना साबित ना हो, अदालत ये नहीं कर सकती, और 20 अप्रैल के फैसले का हवाला दिया, तो अगर इस केस में ये मिसाल कायम होगी तो मियां नवाज शरीफ साहब पर पहले कानून का तोड़ना साबित करना पड़ेगा, जबकि JIT ने नहीं ये साबित किया कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई कानून तोड़ा था, पाकिस्तान में कोई किकबैक लिया था, पाकिस्तान में कोई करप्शन की थी। इन दोनों केसेस को अलग अलग कैसे देखा जाएगा? और जाहिर है, हम बारहा कहते रहे, कल भी कहा था कि केसेस की नोयत बिल्कुल अलग है, मगर जो एविडेंस की नोयत है, जो सबूत की नोयत है, उसका स्टैंडर्ड, उसका मयार खुद इमरान खान ने तय किया, ये कहकर कि ये दें, वरना ऐसे ही सबूत मैं ला के दूंगा अपनी मनी ट्रेल के हवाले से। पनामा और इमरान खान ना अहली केस नई मिसाल बनेगा। बहरहाल इमरान खान की तरफ से पेश की गई मनी ट्रेल सवालात उठा रही है। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली अहमद दुरानी की खबर के मुताबिक इमरान खान ने लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल में गलत बयानी की, जिससे उनका केस मुतासिर होने का इम्कान है। खबर के मुताबिक अपने बयान हल्फी में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उस वक्त अमरीकी डॉलर बरतानवी पाउंड के बराबर था, लेकिन यह दावा दुरुस्त नहीं। हकीकत में उस वक्त डॉलर और पाउंड की कीमत में बड़ा फर्क था। पाउंड डॉलर से तकरीबन दुगना था। यानी इमरान खान ने बताया कि उन्हें $75,000 मिले, जो 75,000 पाउंड के बराबर थे, और उसी से अपनी मनी ट्रेल फिल कर दी, मगर ऐसा नहीं है। खबर के मुताबिक $75,000 सिर्फ 38,000 पाउंड बने, तो फिर 37,000 पाउंड कहां से आए? ये रकम मिसिंग है, क्योंकि इमरान खान के वकील ने यह कह दिया कि उस वक्त डॉलर और पाउंड बराबर थे, और यह अदालत को बता दिया, मगर असल में बराबर ना होने की वजह से 37,000 पाउंड का सवाल पैदा हो गया। मगर इमरान खान की पूरी मनी ट्रेल के दावे के मुताबिक है। इससे जब डॉलर और पाउंड के तबादले का फर्क वाजे होगा तो इमरान खान की मनी ट्रेल खराब हो जाएगा, नूरानी साहब के मुताबिक, क्योंकि इमरान खान ने अपने जवाब में लिखा है कि इमरान खान कैरी पैकर सीरीज से $75,000 कमाए और ये पैसे लंदन की खरीदारी में इस्तेमाल हुए। खबर के मुताबिक डॉलर और पाउंड की कीमत एक जैसा होने का दावा मनी ट्रेल में मौजूद गैप को पुर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। गलत शराइत तबादला बज़ाहिर ज्यादा आमदनी दिखाने के लिए की गई। अदालत बैंक ऑफ इंग्लैंड के सरकारी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी और मार्केट जराए से इसकी तस्दीक कर सकती है। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ना तो अपनी ऑफशोर कंपनी से वाबस्ता तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं और ना ही 1983 से 2015 के दरमियान वाले बैंक के मुकम्मल लेन देन की तफसीलात फराहम की हैं। इसके अलावा भी इमरान खान के मनी ट्रेल के हवाले से कुछ सवाल उठ रहे हैं। जब अहमद दुरानी साहब की ये स्टोरी आई तो हमने तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त की। तहरीक इंसाफ ने जियो न्यूज़ का बॉयकॉट किया हुआ है, तो उनका वर्जन मिल नहीं रहा था। हमने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, जो आजकल तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा मौसर तर्जुमानी करते हैं इन तमाम मामलात में, अदालत के बाहर भी, टॉक शोज़ में भी, उनको एक सवालनामा भेजा फवाद चौधरी साहब को उनकी रजामंदी के बाद, तो कि हमारे कुछ सवालात हैं, अगर आप इनके जवाब देना चाहें। हमने पूछा कि खान साहब पहले कह चुके थे कि उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात जमा करा दी हैं और ट्रेल मुकम्मल हो चुका है, तो अब जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं वो कहाँ से आई? तो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने जवाब दिया कि लंदन में इमरान खान के अकाउंटेंट ने बैंक अकाउंट से रिकवर करके ये दस्तावेज़ात वापस इमरान खान को भेजी हैं। हमने दूसरा सवाल फवाद चौधरी साहब से पूछा कि दस्तावेज़ात तस्दीक शुदा हैं, अगर नहीं तो ज़रूरत पड़ने पर क्या इसकी तस्दीक हो सकती है? तो फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया कि बैंक स्टेटमेंट कंप्यूटर से निकाली गई है,
ये वो दस्तावेजात हैं, इन्हें तस्दीक की जरूरत नहीं। अगर दूसरी पार्टी एतराज करती है तो वो खुद दस्तावेजात मुतालिका बैंक को तस्दीक के लिए भिजवा सकती है। हमने तीसरा सवाल ये पूछा कि क्या आपने मुतालिका बैंक से उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के हवाले से खुद राब्ता किया है या इन दस्तावेजात को तस्दीक करने के हवाले से कुछ राब्ता हुआ है? तो जवाब दिया गया कि जो दस्तावेजात जमा कराई गई हैं वो हल्फ के तहत जमा कराई गई हैं, इसलिए तस्दीक उस वक्त तक जरूरी नहीं जब तक कोर्ट मुतालबा नहीं करती। हल्फ लिया हुआ है तो झूठी दस्तावेजात जमा नहीं कराई जा सकती और तस्दीक की जरूरत नहीं, अगरचे के अदालत उसका मुतालबा करे। हमने चौथा सवाल ये उठाया कि जिन अकाउंट्स में इमरान खान ने रकम जमा कराई या जिनमें रकम आई वो अब भी फ़ाल हैं, तो जवाब मिला कि वो अकाउंट अब एक्टिव नहीं, यानी कि अब वो फ़ाल नहीं रहे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई बैंकिंग दस्तावेजात पर हाथ से लिखी गई कुछ तहरीरें हैं। हमने पूछा कि ये कैसे लिखी गई हैं, अगर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो तर्जुमान ने जवाब दिया कि वो कुछ तीरों के निशानात हैं, आसानी पैदा करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी ट्रांजैक्शंस की निशानदही की गई है, यानी पैसे जाने की और पैसे आने की। छठा सवाल हमने पूछा कि इन दस्तावेजात में जो चेक हैं और जो पेमेंट्स की रसीदें हैं वो इमरान खान की काउंटी क्रिकेट की तमाम माली अदायगी की निशानदही करती हैं या नहीं करती, तमाम माली अदायगी। तो तर्जुमान की तरफ से जवाब मिला कि तमाम की तो नहीं करती, मगर जो थी वो दे दी। हमने सातवां सवाल ये पूछा कि क्या इन चेक्स और माली रसीदों में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की अदायगी का भी रिकॉर्ड शामिल है, कैरी पैकर का रिकॉर्ड भी शामिल है? तो जवाब मिला कि हाँ, शामिल है। दस्तावेजात के जायजे के बाद जो सवाल उठा कि क्या ऐसे सरकारी दस्तावेजात हैं जो ये दिखा सकें कि 77 से 79 तक सालाना $25,000 यानी मिलाकर $75,000 वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के अकाउंट से इमरान खान के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हों? तो जवाब मिला देखना पड़ेगा। नवा सवाल यह था कि आपने अपने हल्फनामे में कहा था कि 77 से 79 के दौरान अमरीकी डॉलर ब्रिटिश पाउंड के बराबर था, यानी $75,000 $75,000 पाउंड के बराबर थे, मगर हकीकी नंबर्स इस दावे की हिमायत नहीं करते। फिर जो गैप आ रहा है इसका कौन हिसाब देगा? तो जवाब दिया गया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकम्मल ट्रेल 1,17,000 पाउंड का है, जबकि इमरान खान ने 2,54,000 पाउंड का मनी ट्रेल पेश किया, इसलिए अब यह बात इतनी अहम नहीं रही। ये जवाब भी कई सवालात उठा रहा है, मगर अहम बात यह है कि अगर इमरान खान अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से 2,54,000 पाउंड का वेरीफाइड मनी ट्रेल देने में साबित हो जाते हैं तो हमने कल भी कहा था कि शरीफ खानदान के लिए सवाल उठेगा, मगर क्या ये वाकई पूरा मनी ट्रेल है? क्योंकि आज अदालत में सबमिट हुआ नहीं, दावा यही है कि मनी ट्रेल मिल गया है, कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, मगर जो कैरी पैकर सीरीज है उससे मिलने वाले $75,000 कैसे इमरान खान के बैंक अकाउंट में गए वो साबित हो जाएंगे। और अगर कुछ जो रसीदें हैं वो बाकलेस की हैं तो उनसे, वो तो खुला हुआ है, नहीं बंद हुआ, अगर तो उनसे सारी रसीदें आ जाएंगी, ये सवाल उठ रहा है। अहमद दुरानी साहब की स्टोरी थी, उसके जवाब में अब जो इंडेक्स सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात नजर आती है कि उसमें जो कैरी पैकर सीरीज से पैसे हैं उन्हें कह दिया गया है, आमतौर पर जो स्टोरी होती है अगर जंग ग्रुप में तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज भी इस स्टोरी के हवाले से सवालात उठाए गए थे, मगर जो नया इंडेक्स आया है उसमें कैरी पैकर से मिलने वाले पैसों को बताया गया है कि 49,000 पाउंड कैरी पैकर से मिले, यानी कि जो $75,000 बराबर हो गए 75,000 पाउंड के, उसकी जगह 49,000 पाउंड लिखे हुए हैं, यानी अब कन्वर्जन सही कर ली है। जो सवालात के जवाब आए, इस पर मज़ीद सवालात हैं। अगर इमरान खान ने 2,54,000 दे दिए हैं तो बाकी बहुत सारे सवालात वाकई नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि 1,17,000 पूरे करने थे। सारे मामलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ दावेदार है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सब चीज़ें दे दी। एतराज़ हो रहा है कि भाई वेरीफाई करा के लाएं, ऐसे कैसे दे दी? जो चीज़ पहले थी नहीं वो अब कैसे आ गई? अब कैसे डॉलर और पाउंड के रेट में फ़र्क आ गया, जबकि पहले ये बात नहीं मानी जा रही थी? अहमद दुरानी साहब जिनकी स्टोरी थी उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अहमद दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने ये सवाल उठाया था और ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का वर्जन ये है कि हमने तो 2,00,000 पाउंड का दे दिया, हमने 1,17,000 पाउंड का देना था, तो इस 37,000 पाउंड वाली जो मिस्टेक हो गई थी वो रेलिवेंट नहीं है, वो वाला मामला। मुझे नहीं मालूम कि आपको जवाब आया किस तरह से आया, किन साहब ने दिया। बहरहाल जो स्पोक्समैन है पीटीआई के एक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसी सवाल के जवाब में जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया
और कहा जिस रिपोर्टर ने ये खबर फाइल की है वो जाहिल है और उसको रेट्स का या एक्सचेंज रेट्स का पता ही नहीं, जो कि लाइव चला और पाकिस्तान के जियो के अलावा तमाम चैनल्स ने बार बार वो लफ्ज़ और वो स्टेटमेंट जो है वो ऑन। और अब मैं हैरान हो रहा हूं कि आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने तस्दीक भी कर ली है, ठीक भी कर लिया है और मान भी लिया है। चलें, बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। मैं शाहदेव आपके सवाल का प्रिसाइजली एग्जैक्टली जो देने से पहले थोड़ा सा पस मंजर जरूर बयान करना चाहूंगा। देखें, पहला इशू लीगल है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सामने आती है तो लीगली क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर 30, 35, 40 साल पहले की चीजें क्या मांगी जा सकती हैं। इस बारे में आप प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय लेते रहे हैं, उन्हीं की राय ज्यादा हतमी होगी। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ऐसी कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी को प्रेस कर सके कोर्ट ऑफ लॉ में कि अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन 5 साल या 10 साल पुरानी है और बैंक उनको नहीं प्रोवाइड करता तो आप जबरदस्ती कहें कि नहीं ये तो आप लेके आए, नहीं तो आप मारे गए। तो ये दुरुस्त कह रहे हैं आप। हमने बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट से भी और टैक्स एक्सपर्ट के अलावा दूसरे लोगों से भी जो बात की है और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंशियल मामलात के, उन सब ने यही कहा है कि ये कानूनी तौर पर आप पाबंद नहीं कर सकते जब मुल्क के कवानीन अगर पाबंद नहीं करते इस बात से। जी 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 मैं वही अर्ज कर रहा हूँ शायद साहब कि मसला ये है जो साझा है कि शायद आप बहुत ही इन डेप्थ और तमाम एंगल्स को कवर करते हैं, एक एंगल शायद मिसिंग होता है हमेशा आपके प्रोग्राम में, नहीं जितने प्रोग्राम भी इस इशू पे हो रहे हैं, कि ये मसला लीगल है ही नहीं। ये मसला शायद कोई जिद वगैरह का मसला है, कोई और इशू, कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। एक केस में कोई और स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरे में कुछ और हैं। बल्कि कल भी मैं देख रहा था एक ये भी बहस आ गई दरमियान में, पब्लिक ऑफिस होल्डर की केसेस में डिफरेंस है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं उसका भी जवाब जरूर दूंगा केसेस में क्या डिफरेंस है, लेकिन आपके स्पेसिफिकली आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हुए कि लीगली तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट बना दी गई है कि आप लेके आए। तो क्या रिक्वायरमेंट है मैं ये डिफाइन कर दूं। मनी ट्रेल से मुराद क्या है, जो इमरान खान साहब ने प्रिंसिपल वादे किए हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल हो, वो अवेलेबल हो, तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आए, बैंकिंग ट्रेल्स आए और वो हर तरह से वेरीफाइड हो। दोनों उस केस के अंदर जो दूसरा केस जो इमरान खान जिसमें खुद पिटिशनर है उसमें तो ये असूल सेट किया गया है। तो अब अपने केस में उस असूल के मुताबिक कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं आया। पहला पॉइंट तो ये है। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है और मनी ट्रेल क्या है इमरान साहब की, वो मैं वादे कर दूं। इमरान साहब ने जो फ्लैट 1983 में खरीदा, जो अब वो कह रहे हैं 1984 अप्रैल में खरीदा, उसमें उन्होंने मेन पेमेंट 84 में कर दी। जो बाद वाली पेमेंट है जो मॉर्गेज किया उन्होंने, वो बहुत छोटी छोटी पेमेंट्स है, उसके लिए मनी ट्रेल की जरूरत ही नहीं है। वो मनी ट्रेल चाहिए जो 84 से पहले उनके अकाउंट में आ चुकी हो। अभी वो एक कोई अमाउंट दिखा रहे हैं जो शायद आपने समझी होगी और आपने कहा कि कैरी पैकर से कोई पैसे आए, वो रिफ्लेक्ट किया हुआ है। मैंने तमाम डॉक्यूमेंट आज के दिन तक सामने आए, उनका दावा है कि ये हम ट्रेल देने लगे हैं। और मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूं जो इंडेक्स है, मनी ट्रेलिंग इंडेक्स है, क्योंकि आपने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कंफर्म किया था, तो उसमें कन्वर्ट करके 49,000 पाउंड कर दिए, कम कर दिए, तो तस्लीम कर लिया है कि वो गलत कन्वर्जन हो गई थी। वो जो तमाम 84 से पहले के पूरे पैसे चाहिए। अभी देखें, ये तो फैक्ट है कि इमरान खान ने 84 में फ्लैट खरीदा, पेमेंट की, यानी उनके बैंक में पैसे थे और उन्होंने पेमेंट की। वो पैसे दिखा रहे हैं जो थे, वो वाकई थे भाई, उसमें तो कोई एतराज नहीं है। वो पैसे कहां से आए थे? क्या कैरी पैकर से आए थे? इस बात का क्या सबूत है? जो डॉक्यूमेंट आज के दिन तक सामने आए हैं शायद इस तरह का कोई सबूत नहीं है। जो बैंक की रिसीट्स ज्यादातर रात जहांगीर तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने कहा कि सारा कुछ आ गया, वो सारी की सारी 88, 89 की हैं, जिनका मनी ट्रेल 84 से पहले से कोई ताल्लुक नहीं। जो 84 की एक जगह पे एंट्री नजर आ रही है वो तो उनके अकाउंट में पैसे आए हैं, और वो कहां से आए हैं ये पता नहीं। 2 एंट्रीज सोसेक्स अकाउंट की हैं उससे पहले की, और वो आपको पता है बहुत मामूली सी रकम है। अब अगर फर्ज करें कि ये ले भी आए तो वो इनके अपने असूल के मुताबिक पहले वो बैंक से वेरीफाई होंगे जिस बैंक ने वो जारी किए, और फिर उनकी मुतलका ममालिक से, वो साफ ज़ाहिर है जो नोटराइजेशन होती है, जो तस्दीक होती है और एक डिप्लोमेटिक चैनल से आते हैं, लीगली एडमिजिबल एविडेंस, तो वही होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना इनके केस में ना ही शरीफ फैमिली के केस में जो मनी ट्रेल का मामला है वो दोनों पार्टियां साबित नहीं कर सकी। इमरान साहब भी 1-2 पॉइंट्स कहते हैं, शरीफ फैमिली भी 1970 में, मैं जेआईटी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, जेआईटी ने जो भी कहा, मेरी अपनी सिर्फ एक सवाल ये कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं है वेरीफाइड, और हमने तर्जुमान से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि वेरीफाइड नहीं है, ना ही बैंक का इन पर कोई वो है सील है। मगर
एक फर्क आप ये समझते हैं कि अगर मुकम्मल ट्रेल नहीं भी दी तो इमरान खान कहीं ना कहीं अपने बैंकिंग की ट्रांजैक्शन तो 80 की दहाई की दे रहे हैं, अगर मुकम्मल नहीं भी दे रहे, मगर शरीफ खानदान की तरफ से तो कतरियों के साथ कोई एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन की ट्रेल नहीं है कि हसन को मिले तो उसकी दे दें, अगर अजीजिया के लिए दिए तो उसकी दे दें, कोई नहीं है, कोई भी ट्रेल नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, देखें आप फिर मेरा बेसिक पॉइंट नहीं समझे कि 84 में इमरान ने फ्लैट लिया, ये एक फैक्ट है। इमरान के पास पैसे थे तो लिया ना, उनके बैंक में पैसे वाकई होंगे तो उन्होंने पेमेंट की ना, वो पैसे कहां से आए ये प्रॉब्लम है। सबसे इशू ये डिफाइन, ये एस्टेब्लिश करना है। पैसे तो थे भी अब शरीफ फैमिली ने अगर 90s में लिए या 2006 में लिए तो पैसे उनके पास होंगे, जो भी मामला था थे तो उन्होंने किए ना। असल मनी ट्रेल का जो आप सवाल करना चाह रहे हैं वो तो यही है ना कि पैसे आए कहां से, जनरेट कहां से हुए, बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो इमरान ने सोसेक्स की काउंटी की 2 एंट्रीज दिखाई हैं, जो कैरी पैकर सीरीज का है वो अभी तक कुछ भी नहीं दे सके, जो सोसेक्स वाला है वो भी अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। मैं कंक्लूड यूं करूंगा शाहजेब, मैंने शुरू में आपको कहा था, देखिए लीगल बहस नहीं है, बात कुछ और है। और बात वो ये है कि बेसिकली अगर आप मेरे से पूछें इस सारी बहस को साइड पर रख के क्या इमरान फ्लैट ले सकते थे, मैं आपको कहूंगा जो मेरा नॉलेज है बिल्कुल ले सकते थे। लेकिन फिर जब आप मेरे से पूछेंगे क्या शरीफ फैमिली फ्लैट ले सकती थी 90s में, क्या शरीफ फैमिली 2006 में फ्लैट ले सकती थी, तो उस पर भी मेरा जवाब ये होगा कि जी बिल्कुल ये वाले फ्लैट वो ले सकते थे। मनी ट्रेल का मामला है, मनी ट्रेल के अंदर अगर आप दोनों चीजों में सबूत का, फिर आप स्टैंडर्ड जो रखेंगे वो सबूत का स्टैंडर्ड दोनों तरफ पूरा नहीं हो रहा। और आखिरी बात मैं ये जरूर ये आम बात है, देखिए साहब, और मैं आपने क्योंकि कहा कि किसी प्रोग्राम में ये बात नहीं होती, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 1 साल में मुतादिद प्रोग्राम से हम ये बात कर चुके हैं कि कानूनी तौर पर टैक्स रिकॉर्ड 5 साल से पुराना नहीं, और उसे ये कानूनी मामला नहीं है। ये बात हम भी 12 उठा चुके हैं कि किस स्टैंडर्ड पर अदालत फैसला देगी। मुतादिद बार लॉयर से भी ये बात पूछ चुके हैं कि जब कानूनी तौर पर पाबंद नहीं होंगे। मगर एक बात मैं आपसे और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कल जहांगीर तरीन साहब का भी केस है और हमारे पास कुछ उनका भी रिकॉर्ड है। तरीन साहब ने, क्योंकि स्टोरीज आपकी हैं, आपने मुतादिद चीजें उनकी भी सामने लेके आए पाकिस्तान के अवाम के, उन्होंने कोई दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे शो में ये बात कही थी कि मैंने जितना पैसा बाहर भेजा अपने फ्लैट के लिए उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा टैक्स दिया हुआ पैसा था और सब कुछ मैंने दिया है कि मैंने किस तरीके से वो फ्लैट्स खरीदे और किस तरह वो घर खरीदे बाहर। जी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने पिछले साल जब उनको ये इल्म हुआ कि उनके बारे में कुछ स्टोरीज आ रही हैं तो उन्होंने इमरजेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मेरी भी एक प्रॉपर्टी है। फॉर द फर्स्ट टाइम कहा, उससे पहले कभी उन्होंने ये बात इतराफ नहीं की थी। उनके रिटर्न्स में कोई कनाडा का फ्लैट डिक्लेयर होता था, लंदन की कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं थी। तो यकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरा भी एक फ्लैट, एक घर है एक लंदन में, और वो मैंने जो है वो ये देखें ये पैसे थे, ये मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं, और वो ये इस तरीके से अपनी मनी ट्रेल को बताया जाता है और इस तरह करके जो भी वो क्रिटिसिज्म करते हैं वो की उन्होंने। तो मैं चूंकि ऑलरेडी काम कर रहा था उसके ऊपर और मैंने उनसे वक्त लेके उनसे वही जो मुतलका सवाल जो मेरे जहन में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी थे वो मैंने उठाए। तो पहली बात तो ये थी कि वो प्रॉपर्टी एक ऑफशोर कंपनी ऑन करती थी, जो बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई थी, तो वो हम सामने लेके आ गए कि ये बेसिकली जो ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, तो इनकी भी अपनी ऑफशोर कंपनी है, लंदन में है, और ये इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से पहले इनकी ऑफशोर कंपनी सामने लेके आए थे हम। अब बात आ गई पैसों वाली जो आप पूछ रहे हैं। पैसों वाली बात इस तरह से है कि वो कहते हैं कि मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने अपने रिटर्न्स के अंदर सारे रिटर्न मेरे पास मौजूद हैं, कभी भी ये नहीं बताया कि ये पैसे जो है ये मैंने लंदन के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो है वो है। सिर्फ एक एंट्री उन्होंने शो की हुई है कि इतने 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 पैसे हैं, ये किसी भी टर्म में वो दिखा रहे हैं कि मैंने दिए, अपने बच्चों को दिए। उसमें बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि ये लंदन जा रहे हैं पैसे और लंदन में जाके ये वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। जब ये स्कैंडल मंजरे आम पे आता है तो वो फरमाते हैं कि ये वाले पैसे मैंने थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल बाहर भेजे और मैंने उसका सारा रिकॉर्ड मीडिया को दे दिया। लेकिन जो उन्होंने मीडिया को दिया था वो जो टोटल पैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो वहां पे अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, वो शायद उसका 25-30% भी नहीं था जो उन्होंने सबूत पेश किया। तो बुनियादी तौर पे एक एंट्री जो बहुत ही ड्यूबियस है, उसके अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये लंदन में इन्वेस्टमेंट जा रही है। रिटर्न्स की हद तक तो ये बात है। जो पैसे भेजे यकीनन उन्होंने बैंकिंग चैनल से भेजे होंगे, यकीनन उनके पास सबूत होंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि उन्होंने जो मीडिया को प्रोवाइड किया वो 20 to 30% का था। बहुत शुक्रिया। नुआई साहब कह रहे हैं कि पूरे सबूत अभी तक नहीं बताए, ना ही अपने रिटर्न्स में बताया कि पैसा किस लिए जा रहा है, जितना मामला अभी तक शेयर किया गया है। मगर
तरीन साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनी के बारे में, इसके अलावा उन पर लगने वाले इस इल्ज़ाम के बारे में कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में साइडर ट्रेडिंग की और जुर्माना भी भरा, इस सब पर क्या कहते रहे हैं, कर्ज माफ कराने पर क्या कहते रहे हैं, आपके सामने बड़ी दिलचस्प मामला रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत तो 21 जुलाई तक मुलतवी हो गई, मगर कल से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत होगी और ये वो शख्सियत हैं जिनका दिफा बाकायदा तौर पर खुद इमरान खान भी करते रहे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन की नाअहली की दरख्वास्त की थी। 6 इल्जामात लगाए, जिनमें से 3 इल्जामात संगीन हैं। जहांगीर तरीन ने FBR में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और 2013 के इलेक्शन के कागजात नामजदगी में अपनी ऑफशोर कंपनियां जाहिर नहीं की। जहांगीर तरीन ने 49 मिलियन के कर्जे माफ कराए। जहांगीर तरीन इनसाइडर ट्रेडिंग के मुर्तकिब हुए, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। जहांगीर तरीन को इन इल्जामात का जवाब देना है और अदालत को मुतमईन करना है। इस हवाले से बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जहांगीर खान तरीन साहब को हम अपने शो में बुला चुके हैं। 18 अगस्त के प्रोग्राम में हमने उन पर जो इल्ज़ामात लगे उस हवाले से तफसीली सवालात पूछ चुके हैं। उनका जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो अवाम के सामने रख चुके हैं। सबसे पहले क्योंकि जब तक इनकी ऑफशोर कंपनी आई नहीं थी, पनामा में नाम था नहीं, फिर स्टोरीज आई, रिपोर्ट्स आई, नाम आया, तो उसके बाद क्या मसले थे, इनके अपना फ्लैट इन्होंने कहाँ डिक्लेयर किया हुआ था, कनाडा में था या यूके में था, क्या मामला थे, वो जरा सुनिए। आप जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे ना जिनके नाम ऑफशोर में आए हैं, उन्होंने आप ही की तरह ट्रांसपेरेंटली काम किया होगा बकौल आपके, जो ऐसे बहुत सारे होंगे ना। हाँ देखें, बिल्कुल बहुत सारे। मगर तरीन साहब, आपके अपने लीडर ने इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया कि जिसकी ऑफशोर कंपनी है वो मुंह छुपाता फिर रहा था और आपकी ऑफशोर कंपनी उन्हें नहीं पता थी। आपने अपनी वेबसाइट पे पीटीआई के भी नहीं बताई थी, तो बाद में पता चला जब अखबारों में आया और आपने एक्सेप्ट किया है। आपके लीडर तो सबको चोर कह रहे हैं जिसकी ऑफशोर कंपनी होती है, बेचारे बिजनेसमैन अपने मुंह छुपाते। ये देखें, खान साहब ने पनामा लीक्स के हवाले से ऑफशोर कंपनियों की ये ट्वीट की थी। मेरा नाम पनामा लीक में नहीं आया, मेरी किसी अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए मुझे पकड़ा नहीं। मैंने खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया कि मेरा अखबार घर है और वो एक ट्रस्ट के नाम है, ये मैंने अनाउंस किया था। आपने ट्रस्ट लिखा ना, आप लिखते थे। अच्छा, आप खान साहब को पता था कि आपकी ऑफशोर कंपनी। आगे सुनो ना, यू हैव टू लिसन टू मी नाउ। आगे सुने। दूसरी बात यह है कि ऑफशोर कंपनी का होना कोई गुनाह नहीं है अगर लीगल हो। आप असल मसला है पैसे कहाँ से आए और पैसे आपने बाहर कैसे भेजे, और नवाज शरीफ इन्हीं चीज़ों में पकड़ा गया है कि ना उसने पैसे यहाँ पे अपने डिक्लेयर किए कि मैंने ये ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट की है या कंपनी में, ना उसने यहाँ से लीगल तरीके से भेजे, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की। ये है बुनियादी फ़र्क मेरा ऑफशोर कंपनी का और नवाज शरीफ की ऑफशोर। तरीन साहब, एक और मसला है आपके उसके साथ, आप में और ज़ाहिर मियां साहब में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। मैं उसको वो तो डाल ही नहीं रहा कि आप दोनों एक जैसे हैं, मगर बुनियादी मसला यह है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये तो लिख दिया कि ट्रस्ट है, आप ये बता ही नहीं रहे कि उसमें क्या क्या है। आप बताते ना, आप कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, ट्रांसपेरेंटली डिविडेंड इनकम आती है, उस पर टैक्स देते हैं, फिर उसको ऑफिशियल चैनल से अगर बाहर लेके जाते हैं तो बताते हैं कि ये ट्रस्ट है, उसमें ये प्रॉपर्टी है। या आज बताइए कि आपका जो ट्रस्ट है, जो कि असल में ऑफशोर कंपनी है, जो कि आपने अपनी वेबसाइट पे नहीं बताया, उसमें क्या क्या है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है आपकी? नहीं, क्या उसने क्या क्या का मतलब क्या है? हमने एक इन्वेस्टमेंट की है, जायज़ पैसे से जायज़ तरीके से बाहर भेजा है, उसमें एक मैंने घर लिया है, वो फिर इसमें क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पर लिया? आपकी प्रॉब्लम क्या है इसमें? लंदन में है, लंदन से बाहर है। अब आप उसका एड्रेस मांगेंगे मेरे से? मैं आपसे एड्रेस नहीं मांग रहा यार, ये तो मैं आपसे एड्रेस नहीं मांग रहा, क्योंकि आपने कहा कि लंदन में है और मैं आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि लंदन से बाहर। ठीक है, मैं वो आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि लंदन में है और एक ही प्रॉपर्टी है, आपने कहा आपके बच्चों की बात यूके में है, मगर लंदन से बाहर। चले यूके में है, यूके में, मगर आपने कहा एक ही प्रॉपर्टी है। मगर जो पीटीआई की वेबसाइट पे तो आपने लिखा हुआ है कि कनाडा में 16 करोड़ रुपए का घर है। अभी आप कह रहे हैं लंदन में एक ही या यूके में एक ही प्रॉपर्टी। ओ भाई, खुदा का खौफ करो। कनाडा में मेरे बच्चे बाहर पढ़ते थे, मैंने 2 अपार्टमेंट्स या जो भी थी, हाँ वो खरीदी थी, मैंने वहाँ पे रखी, मैंने डिक्लेयर किया अपने पास। जब बच्चे पढ़ के वापस आए मैंने बेच दी। अब आप कहते हैं कि जो मैंने बेची हुई अपार्टमेंट है वो मैं फिर से डिक्लेयर कर दूं पीटीआई की वेबसाइट पे? मजाक करो मेरे साथ। कब बेची आपने?
यार बहुत पहले बेच दी थी, जब बच्चे पढ़ के आए थे 4-5-6 साल पहले। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूं, आपने इतने पहले बेच दी थी और 2011 में यूके का फ्लैट लिया था, मगर आपने 2013 में जो पीटीआई की वेबसाइट पर रिटर्न्स डाले हैं उसमें कनाडा की वो लिखी हुई है। मजाक मैं कर रहा हूं तो साहब, तो क्यों लिखा आपने? यार जिस साल में मौजूद थी प्रॉपर्टी मैंने ज़रूर लिखी, और उसके बाद में मौजूद नहीं है, इस वक्त नहीं है। अभी मैंने कहा मेरे एक घर है, मैं प्रॉपर्टी बेच चुका हूं। तो मगर 2011 में आपका यूके का घर मौजूद था, आपने वो क्यों नहीं लिखा? 2011 में यूके का घर मौजूद था, क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि ट्रस्ट बनाया था। इसलिए कि ट्रस्ट बनाया था, जो कि असल में ऑफशोर कंपनी थी। जी बिल्कुल थी, बिल्कुल जायज थी सर, पैसे जायज थे, टैक्स पेड थे, भेजे भी थे ऑफिशियल चैनल से। एड्रेस नहीं पूछ रहा, वैसे कितने में खरीदा आपने? क्या चीज? फ्लैट यूके में। अब ये मेरे से आप मेरे एड्रेस रिकॉर्ड में आपको भिजवा दूंगा, आप देख लें उसमें कितने पैसे उतरे। और आप ये तो सारा का सारा मामला हो गया जिसमें तरीन साहब खुद ये कहते नजर आ रहे थे। अब देखते हैं अदालत को किस तरीके से मुतमईन करते हैं। अहमद दुरानी साहब कहते हैं कि जो बैंकिंग की वो बात कर रहे हैं वो कहीं पे भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि फ्लैट्स के लिए जा रहा है, कब कनाडा का था, कब लंदन का था, मगर कर्जों की माफी के हवाले से कि उन्होंने कर्ज माफ कराए। क्या एक कंपनी थी जिसमें वो 2007 में पहले खुद उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई, बाद में वो डायरेक्टर बने, वो क्या मामला था जरा देखिए। तीसरा नुक्ता है कि आपने, आपका CNIC नंबर और सब कुछ दिया हुआ है कि आपने फारूकी पल्प मिल्स डायरेक्टर के तौर पर कर्ज माफ कराए। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड 19.234 मिलियन MCB, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आपने ये कर्ज माफ कराए हैं। ओ यार ये चीज़ तो मैं 10 दफ़ा समझा चुका हूँ। देखें, ये एक कंपनी थी जो कि बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई। और इस कंपनी ने बाकी बैंकों के साथ बैठ के अपने जो भी कर्जे माफ़ कराए नहीं कराए, मुझे इसका कुछ पता नहीं, उन्होंने कर दिया जो करना था। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद मैंने एज ए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया और मैं डायरेक्टर बना तो ये 2 साल गुजर चुके थे इनके कर्जे माफ़ हुए। ये बाकायदा स्टेट बैंक से क्लैरिफिकेशन है। इन तमाम बैंकों का जो आपने नाम लिया है, आज काश मुझे पता होता ये भी है तो मैं आपको भी कागजात दिखा देता, भेज दूंगा आपको मैं। एक बैंक ने लिख के दिया हुआ है, और ये 2013 के इलेक्शन में मेरे खिलाफ ये चार्ज लगा था और फौरी तौर पे बैंकों ने लिख के दिया था ये कि जहांगीर तरीन का जिस ज़माने में ये राइट ऑफ हुआ उसमें कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था, और ये बाद में डायरेक्टर बने और शेयर होल्डर बने। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बैंक ने कहा कि आप डायरेक्टर नहीं थे, और ये वाला मामला आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि 2007 से 2010 तक ये कर्ज माफ हुए। 91 में कंपनी बनना शुरू हुई, 97 में नहीं चल सकी, 2007 से 2010 के दरमियान कर्जे माफ हुए। मगर एक मसला है इसमें तरीन साहब, वो ये कि 2007 में एक नया कैपिटल आया, नई इन्वेस्टमेंट आई, एक नया इन्वेस्टर आया जिसने पैसा लगाया। आप बने 2010 में, ठीक बात। 2010 में एक नया इन्वेस्टर आया, उसका नाम है JDW शुगर मिल्स, यानी कि आपकी कंपनी 2007 में उसने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, और आप उस वक्त मिनिस्टर थे और उसी वक्त माफ होना शुरू हुए हैं। तो आपने बाद में शेयर होल्डिंग की होगी, मगर आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो गई थी कंपनी में। नहीं बिल्कुल नहीं हुई थी। ये तो यार मेरे पास कागजात मौजूद हैं। मैं अब देखें ना, अब TV प्रोग्राम है तो मैं हर डिटेल नहीं आपको दे सकता। एक चीज़ मौजूद है, कोई इन्वेस्टमेंट हमारी मिल ने नहीं की थी, मेरी किसी कंपनी ने नहीं की थी। ये बिल्कुल बाद में हुआ था, राइट ऑफ पहले हुआ था, हमने इन्वेस्टमेंट बाद में की थी। एक बैंकरप्ट कंपनी मैंने खरीदी थी भाई, ये भी मन घड़त बात है, यही पुराना रीरन है, पुराने इल्ज़ामात को दोहरा के ये बताते जाते हैं। इसके तमाम प्रूफ मेरे पास मौजूद है, सब बैंक के लेटर्स मौजूद हैं, डेट्स हैं। हमने आपके ख्याल में अगर ये मामला किसी और का होता, क्योंकि सही है आप कह रहे हैं कि आप फर्गूसन से ऑडिट कराते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। 2007, 2010 में आप प्रिंसिपल शेयर होल्डर बने, बिल्कुल दुरुस्त है। मगर 2007 में एक मेजर इन्वेस्टमेंट आई है JDW शुगर मिल्स की, ये इसको आप डिनाई कर रहे हैं। फिर ये कंपनी के जिससे आपने खरीदी उसमें आपके दामाद की भी सारा मामला था। आपका इन्फ्लुएंस कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहा था कि 91 से 2007 तक एक कंपनी चली नहीं रही थी, अचानक इसके कर्ज माफ होते हैं, 2007 में इन्वेस्टमेंट आती है, दामाद आपके पास कंपनी थी, ये कहीं आपका इन्फ्लुएंस नहीं था, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, सब ट्रांसपेरेंट है तरीन साहब। यार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि मेरे पास सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है ना। ये अगर मेरे दामाद की कंपनी थी, उसके मेरा ख्याल 6% हिस्सा था सिर्फ, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा, बाकी पूरी इनकी फैमिली थी। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड है यार, मतलब हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आपको ये तो शक व शुबे है ना कि जी क्योंकि दामाद था इसलिए ये किया होगा, क्योंकि ये हुआ तो आपका ये हुआ होगा।
ये सारी बातें गलत हैं भाईजान। और 2007 के बाद तो मैं मिनिस्टर भी नहीं था, ये सब इन्वेस्टमेंट जो हमने बाद में की थी। ये इशू ही कोई नहीं है, ये सिर्फ मन घड़त है, बार बार एक ही चीज़ को री रन करते हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि इतनी डर्ट फेंको कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी शायद मिट्टी फेंको, ये थोड़ी थोड़ी कहीं लग जाए जाके। ये सब गलत बातें हैं। ये भी आपने देखा, अब दामाद की कंपनी हो, पहले स्टेक हो, उसमें इन्वेस्टमेंट पहले कर दें, फिर कर्जे माफ़ हो जाएं, फिर डायरेक्टर बन जाएं, इस पर क्या होगा? इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा जुर्म ख्याल किया जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप स्टॉक मार्केट में बाय करें। तरीन साहब ने ये बात कबूली मानी हमारे प्रोग्राम में कि अपने कुक के नाम पर, अपने माली के नाम पर वो अकाउंट खोल के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते रहे। क्या हो रहा था जरा सुनो। दूसरा इल्जाम कहता है कि आप गिल्टी हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के। आपने JDW शुगर मिल्स ने यूनाइटेड शुगर मिल्स खरीदी और आपके इल्म में था कि ये ट्रांजैक्शन होने वाली है, इसलिए आपने 2004-05 में, और उस वक्त आप मिनिस्टर भी थे, इमरान खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि मिनिस्टर होते हुए और बिजनेस का काम ना साथ हो, आपने अपने फ्रंटमैन हाजी खान और अल्लाह यार, जो कि एक आपका गार्डनर था यानी माली और एक आपका कुक था घर में पकाने वाला, इन दोनों के जरिए, इन फ्रंटमैन के जरिए आपने मार्केट से शेयर्स खरीदे, बाद में महंगे बेचे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पर नोटिस लिया, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई और आपने पैसे वापस किए, जो मुनाफा कमाया था वो वापस भी किया 2007 में 7 करोड़ रुपए। मैं आपको अर्ज करूं, इसका हुआ ये था कि ये ज़रूर मैंने शेयर लिए थे। मैं एक नई कंपनी ख़रीद रहा था, उस वक्त तक मैं जैसे बिज़नेस रिस्क लेके मैंने ये शेयर लिए, बिज़नेस रिस्क लिया कि मैं बाद में कंपनी ले लूँगा। कोई मुआहदा किसी कंपनी के साथ नहीं था। ये SECP ने कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई कि इसमें हो गया हो। हुआ ये कि मेरे लिए मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ और मैं एक असूली ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं था मिनिस्टर, जब मैंने कहा यार मेरे ऊपर अगर इस तरह की बात आ रही है, मैं मिनिस्टर था, मुशर्रफ के नज़दीक था, मैं ये केस 2 मिनट में, अगर मैं गलत किस्म का आदमी होता तो मैं केस बंद करता, फाइल आपको गायब होती, नज़र कभी ना आती। मगर मैं नहीं कर सकता, मैं पैसे कमाने के लिए सिर्फ काम नहीं करता, इज्जत के लिए करता हूँ। मैंने उनसे कहा SECP से एज ए मिनिस्टर, मैंने कहा यार आप लोगों को अगर मेरे पर शक भी है ना तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको पैसे जो है, अगर आप समझते हो कि इतने पैसे हैं, मैं आपको ये वापस करता हूँ। मैंने ख़त लिखा, उसमें मैंने लिखा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पूरी दास्तान लिखी मैंने, वो खत मैं आपको भी दे दूंगा और मैं इस रेफरेंस के जवाब में भी दूंगा। मतलब मगर मेरा खात मादरत के साथ नहीं। तरीन साहब ये कहा भाई ये फिर शेयर किसने खरीदे थे? हाजी खान और अल्लाह यार खान कौन है? ये दोनों कौन लोग हैं? आपके गार्डनर और कुक नहीं है जिन्होंने ये शेयर खरीदे थे? क्या आपको पता ही नहीं? नॉमिनी एक देखें, पाकिस्तान के कानून में नॉमिनीज के थ्रू खरीदना जो होता है उसका कोई मसला नहीं होता। पेपर, उसकी मनी ट्रेल भी है, सारा कुछ है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने ऑन माई ओन आई रोट अ लेटर टू SECP सेइंग मैं बिल्कुल साफ और शफाफ काम किया था, मेरी कोई नीयत इसमें नहीं थी, ना पहले डील हुई थी। मगर आपको अगर शक भी है ना तो ये लो अपने पैसे वापस लो। मगर तरीन साहब आदमी हूं भाई। मगर तरीन साहब माज़ा के साथ, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि अगर आप सियासतदान हैं, वजीर है, वो अपना बिजनेस ना करे, तो आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो नॉमिनीज होते थे आप अपना नाम पीछे करके अपने माली और अपने कुक के जरिए सर ये काम कर रहे होते थे, तो फिर खान साहब को जो बुनियादी फलसफा है बस आपने अपना नाम ही पीछा कर लिया। कर नहीं रहा होता था। देखिए, सबसे पहले आप बात करें इमरान खान साहब जो कहते थे। इमरान खान साहब सही कहते हैं, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, हम सब लोगों का अहद है कि उसके बाद से कोई बिजनेस में हम अपनी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, बिजनेस इंटरेस्ट से हम अलग हो जाएंगे और हम ट्रस्ट बना देंगे, जो भी करेंगे। मगर वो उस ये 2004 और 5 में ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी नहीं था और ये रूल भी नहीं था, लॉ भी नहीं था और ये एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल हमने कहा भी नहीं था। मैंने बिजनेस की, अब मैं हमेशा से बिजनेस करता हूँ, पहले भी करता था, बाद में भी करता हूँ, इसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मगर तरीन साहब मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी डेवलप्ड मुल्क में, ज़ाहिर आप समझते हैं, आप इंटरनेशनली भी आपने काम किया होगा, एक तो आपकी कंपनी JDW शुगर उस कंपनी को खरीद रही थी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास, दूसरे आप हुकूमत के अहम वजीर, ये इंफॉर्मेशन आपके पास, फिर आप अपने फ्रंटमैन के जरिए शेयर्स एक्वायर करें, 7 करोड़ का मुनाफा हो, आप ही के वो नॉमिनी हो। ये सर, ये कितना बड़ा क्राइम है? आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा क्राइम आपकी तरफ से हुआ है? आप बिल्कुल बदल गए हैं तहरीक इंसाफ में आके, जो आप मुशर्रफ की कैबिनेट में होते थे। बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि क्राइम होता है अगर मैंने उन बिजनेस की डील कर ली हो और मैंने शेयर बाद में खरीदे हो। मैंने कोई डील नहीं की थी। मैं मार्केट में शेयर खरीदता भी रहता हूँ, बेचता भी रहता हूँ, ये इसमें कोई इशू नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं सारे बिजनेस करता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी मैं काम करता हूँ। अगर मैंने वो कंपनी खरीदी होती तो फिर बात होती। और इसका कोई आप देखेंगे, मैं अपने नाज़रीन को एक्सप्लेन करता हूँ, कोई प्रूफ नहीं है। मैं अपने नाज़रीन को एक्सप्लेन करता हूँ। आज एंग्रो केमिकल्स के रिजल्ट्स आए हैं।
अगर कल या परसों 2 या 3 दिन पहले किसी को ये इंफॉर्मेशन लीक की जाती, हुई नहीं है, लीक की जाती, और वो पहले खरीद लेता या बेच देता अपने शेयर, उसको पता होने की वजह से कि रिजल्ट क्या आएंगे, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती। हालांकि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए थे। पीटीसीएल बिका, एतिसलात ने खरीदा, $2 अरब की डील हुई। डील से पहले अगर किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर को पता होता कि डील होने वाली है और वो मार्केट में खरीद लेता, ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती। तो आपकी डील हुई थी या नहीं हुई थी, आपको पता था कि आप वो खरीदने जा रहे हैं, और आपने ये स्टॉक मार्केट में जाके इतनी सारी 500-600 लिस्टेड कंपनीज में से यही खरीदी और मुनाफा कमाया। इनसाइडर ट्रेडिंग है तरीन साहब। नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने कोई ऐसी डील, एक तो ये इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं था, दिस इज अ प्राइवेट बिजनेस, मगर कोई डील नहीं हुई थी। मैं इस तरह के और भी शेयर लेता था, बेचता था, लेता था, बेचता था। मुझे इन्फॉर्मेशन इनसाइड ट्रेडिंग की नहीं थी कोई इन्फॉर्मेशन। मैंने इस कंपनी से बात भी नहीं की थी। आई हैड एब्सोल्युटली नो डीलिंग विद देम, नो कॉन्वर्सेशन विद देम। कभी हुए कोशिश भी नहीं की थी लेने की। मैंने तो शेयर खरीदे थे। उसके बाद बहुत 8 महीने बाद फिर कंपनी मैंने खरीदी, 8 या 9 महीने के बाद। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल आती है और बिल्कुल हुकूमत का कोई किरदार ना हो, मेरा भाई या मैं एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं और स्टॉक मार्केट से मेरे इल्म में आ जाए, मुझे इन्फॉर्मेशन हो और मैं जाके स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीद लूं, बाद में मुनाफा कमा लूं, आप मुझे माफ करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आपके नजर में ये सही प्रैक्टिस है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। आप ये कह रहे हैं, आप एक बहुत बुनियादी बात गलत कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं आपको पता हो ये होने वाला है, पता हो ये होने वाला है। मेरा कोई इस तरह की बात नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था क्या होगा। 8 महीने पहले मैंने और भी शेयर खरीदे होंगे। तो तरीन साहब, अगर नहीं था और आपको लग रहा था आप सही काम कर रहे हैं, तो अपने नाम पर खरीदते, अपने गार्डनर और कुक के नाम पे क्यों खरीदे सर? अगर सही काम था अपने नाम पे खरीदते, अपने मालिक के नाम पे क्यों खरीद रहे थे? नॉमिनी शेयर होल्डर के थ्रू, और पैसा उनको जो था वो सब जायज़ था, तमाम पैसा जायज़ था, सब वाइट मनी था, सब कुछ था। मगर ये है कि मैं कई दफ़ा लोग बिजनेसमैन नॉमिनीज के नाम पे लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। राय आपने सुनी है, तरीन साहब अपनी ये वजाहतें देते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करे, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स फैसला करें कि अगर नए पाकिस्तान में ये हुआ करेगा, अपने माली, अपने कुक के नाम पर, चौकीदार के नाम पर आप अकाउंट्स खोलें। हमने स्टॉक मार्केट के लोगों से बात की, ब्रोकर से बात की, उन्होंने कहा कि ये कतई तौर पर कानूनी बात नहीं है, वरना ना तो SECP नोटिस लेता, ना ही तरीन साहब को 7-7.5 करोड़ रुपए वापस देने पड़ते। मगर इस जुर्म अगर तरीन साहब ने किया है, तो नए पाकिस्तान में अगर यही हुआ करेगा, सबको इजाज़त हुआ करेगी, ये खुद तहरीक इंसाफ ही बता सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।